हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानी 2.0 में। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम हिमा है। बांग्लादेश की औरतें फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से पहले अपनी नाभि पर आखिर अदरक का रस क्यों लगाती थी? रात जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह एक बहुत खूबसूरत रात थी। मैं अपनी मामी के साथ नाश्ता बनाने में बिजी थी। मेरी मामी का भाई अंगद मेरे सामने बैठा हुआ था। उसकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थी और यह एक ऐसी नज़र थी जो मुझे खुश कर रही थी, क्योंकि मैं अंगद को प्यार करने लगी थी। मामी का बड़ा भाई यहाँ पर आता जाता रहता था और वह भी मुझे बहुत पसंद करता था। मेरी उम्र 18 साल थी, लेकिन मुझे अंगद से प्यार हो गया था। कम उम्र में ही मुझे उनसे सच्ची वाली मोहब्बत हो गई थी और वह भी मुझसे ऐसी ही मोहब्बत करता था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज की रात मेरी ज़िंदगी में अंधेरा लाने वाली है। आज के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल कर रह जाएगी। मामी का भाई 3 दिन से यहाँ पर आया हुआ था। अंगद नाश्ता करने के बाद नौकरी के लिए निकल गया था और मैं मामी के साथ घर के कामों में बिजी हो गई थी। मेरी मम्मी पापा का मेरे बचपन में ही देहांत हो गया था। मामी अपने कमरे में आराम करने के लिए जा चुकी थी और मैं किचन की साफ सफाई करने के लिए किचन में रह गई थी। इतनी ही देर में मुझे दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। मैं जैसे ही दरवाजे पर गई तो दरवाजे पर एक अजीब सा लंबा चौड़ा सा आदमी खड़ा था, जिसकी नज़रों से मैं छुप रही थी। मैंने जल्दी से उसे देखकर अपने कपड़े ठीक किए। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और कभी कभी यह बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया करती थी। मैं जहाँ जहाँ जाती वहाँ पर लड़के मुझे गौर से देखते थे, इसलिए मैं ज़्यादातर घर से बाहर निकलती तो अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करती थी और इस टाइम भी मैं अपनी खूबसूरती को छुपाने की कोशिश करने लगी। वह आदमी मुझे मामी के बारे में पूछ रहा था। मैंने दरवाज़ा बंद करना चाहा था ताकि अंदर जाके मामी को बुला लूं, लेकिन उस आदमी ने दरवाजे पर हाथ रख दिया और कहने लगा कि दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कोई गैर थोड़ी हूँ। जाओ जाकर अपनी मामी को बुला लाओ। उसकी बात मुझे बहुत ही अजीब सी लगी थी। मैं पहली बार इस आदमी को यहाँ पर देख रही थी और वह कह रहा था कि वह मेरे लिए कोई गैर नहीं है। मैं अंदर गई और मामी को बुला कर ले आई। मामी दरवाजे पर चली गई थी, लेकिन वह उस आदमी से क्या बात कर रही थी मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही वह आदमी वहां से चला गया, मामी मेरे पास आई और कहने लगी कि इस आदमी के बारे में तुम्हें अपने मामा या फिर मेरे बड़े भाई से अंगद को इस बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मामी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मेरे मामा जी रोज़ सुबह सवेरे दूसरे शहर में काम के लिए जाते थे और रात को ही वह घर वापस आते थे, लेकिन वह दिन में कई बार मामी को फ़ोन करके उनसे बात करते थे और मेरे भी हाल चाल लेते रहते थे। मामा मामी की अपनी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए मामा मुझे अपनी भांजी नहीं बल्कि बेटी समान समझते थे। मामा जी मेरी बहुत परवाह करते थे, इसलिए मामी ने मुझे सख्ती से समझा दिया था कि मुझे उन्हें कोई भी बात नहीं बतानी है। लेकिन मेरे दिल के अंदर वहम पैदा हो गया था कि यह आदमी कौन है जिसके बारे में मामी सबसे छुपाना चाहती है। मुझे तो वह कोई बदमाश आदमी लग रहा था, लेकिन मेरी मामी का उनसे क्या संबंध था मुझे पता नहीं था। फिलहाल मामी की बात सुनकर मैंने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया था और ना ही मैंने इस बारे में अंगद से कोई बात कही थी और ना ही मामी जी से कुछ कहा था। मैंने सोच लिया था कि आज नहीं तो कल खुद ही यह बात सबके सामने आ जाएगी, क्योंकि मेरा मानना था कि कोई भी बात ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती है। और फिर इसी रात अंगद मेरे कमरे में आया और कहने लगा कि जल्द ही अपनी दीदी यानी कि तुम्हारी मामी से अपने रिश्ते के बारे में बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि अब जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए। अंगद की बात सुनकर मैं हंसती थी, क्योंकि मैं अभी 18 साल की थी और वह 25 साल का हो गया था और फिर अभी उसकी परमानेंट नौकरी भी नहीं लगी थी। वह बस थोड़ी बहुत भी पैसे कमाता था और फिर वह मुझे कैसे अपने घर में रखता। इतनी जल्दी तो हमारी शादी मुमकिन ही नहीं थी, मगर अंगद का कहना था कि कुछ बातें हैं जिनकी वजह से वह
जल्द ही मुझसे शादी करना चाहता है और वह अपने लिए किसी अच्छी नौकरी की तलाश हर दिन कर रहा है और फिर वह मुझे लेकर नौकरी के लिए दूसरे शहर में भी शिफ्ट हो जाएगा। मैंने उससे कह दिया था कि अगर मामी मानती हैं तो फिर मुझे कोई ऐतराज नहीं ये होगा। यह सुनकर अंगद को बहुत खुशी हुई थी। वह दिन तो खामोशी से गुजर गया और कुछ दिन बाद वह आदमी फिर से हमारे घर पर आ गया था। वह आदमी आज सीधा दरवाजे से घर के अंदर चला आया था और अब की बार मामी ने उसे अपने कमरे में बिठा दिया था। मैं किचन में मौजूद थी, तभी अचानक मामी भी किचन में आ गई। उन्होंने एक अदरक उठाया और मुझसे कहने लगी कि तुम्हें मेरे कमरे में की तरफ आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बड़ी हैरानी से अपनी मामी के हाथ में अदरक पड़ा हुआ देखा था और वह खामोशी से वापस अपने कमरे में चली गई और उनके जाते ही मुझे कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं सोचने लगी थी कि यह सब दरवाज़ा बंद करके क्या कर रहे हैं, वह भी अदरक के साथ। 1 घंटा ऐसे ही गुजर गया था और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। थोड़ी देर बाद मुझे मामी ने आवाज़ देकर ठंडा शरबत लाने के लिए कहा। मैं 2 ग्लास ठंडा शरबत लेकर मामी के कमरे के दरवाजे तक जैसे ही पहुंची तो वह दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे और मेरी नज़र खुद ब खुद अपनी मामी पर ठहर गई थी, क्योंकि उनकी हालत कुछ बदली बदली सी मालूम हो रही थी। उनके बाल तो अच्छे तरह से बंधे हुए थे, लेकिन अब उनके बाल पूरे तरीके से बिखरे हुए थे और कपड़े भी अजीब हालत में हो गए थे। इससे पहले कि मैं और गौर से मामी का जायजा लेती तो वह आदमी मामी से को कहने लगा कि यह तुम्हारी भांजी है, यह तो बड़ी खूबसूरत और जवान है, तुम इसकी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती? इसके लिए तो तुम्हें आसानी से रिश्ता मिल जाएगा। अब इसकी उम्र हो रही है, इसके बारे में सोचना शुरू कर दो। उस आदमी की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी और फिर मामी भी हंसकर कहने लगी कि हाँ, अब इसकी शादी तो करनी है मुझे, यही मेरी जिम्मेदारी है। मैं शर्म की वजह से फौरन वहाँ से निकलकर वापस आ गई थी और इत्तेफाक की बात थी कि अचानक उसी समय घर पर अंगद भी आ गया था। तबीयत खराब होने की वजह से वह अपने घर जाने के बजाय यहाँ पर ही आ गया था। उसने उस आदमी को घर से निकलते हुए देखा तो फौरन अपनी दीदी यानी मेरी मामी के पास चला गया और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों के चीखने चिल्लाने की जोर जोर से आवाज आने लगी। मामी अंगद को बुरा भला कह रही थी, वह भी आगे से मामी को बहुत जवाब दे रहा था। न जाने उन दोनों के बीच क्या चल रहा था। मुझे इस बारे में कुछ कुछ पता नहीं था, लेकिन इतना आइडिया जरूर था कि बात कुछ ज़्यादा ही बड़ी है और शायद उस अनजान आदमी से जुड़ी हुई है। काफ़ी देर बाद जब अंगद मामी के कमरे से बाहर आया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ पड़ा था। वह सीधे स्टोर रूम में चला गया और जाकर अंदर बंद हो गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज हमारे घर पर ही रुकने वाला था। रात के खाने के टाइम पर जब मैं मामी को बुलाने के लिए गई तो मामी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और मुझसे कहने लगी कि जाओ, तुम जाकर खाना खा लो और सो जाओ। उनका व्यवहार मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा था। पता नहीं अंगद ने कौन सा हंगामा खड़ा कर दिया था कि मामी का पूरा गुस्सा मुझ पर ही निकल रहा था। मैंने मामी से इस बारे में पूछना भी चाहा कि क्या हुआ है, तो वह कहने लगी, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है, इसलिए ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं आंसू बहाती हुई उनके कमरे से निकल आई थी और लगातार फूट फूट कर रो रही थी। आज मुझे बड़ी बेचैनी के साथ अपने माता पिता की याद आ रही थी। मैं अपने छोटे से कमरे के बिस्तर पर लेटी तो मेरे दिमाग में बस यही बात आ रही थी कि अंगद ने अपनी दीदी से न जाने किस बात पर झगड़ा किया है। क्या उस अनजान आदमी की वजह से मामी और उनका झगड़ा हुआ है? स्टोर रूम का दरवाजा तो अंदर से लॉक था, वरना मैं उसे जाकर जरूर पूछती कि क्या हुआ है। अंकल जब भी हमारे घर पर आता था तो वह स्टोर रूम में ही रहता था, क्योंकि हमारा घर छोटा सा था और सिर्फ 3 ही कमरे थे। एक में मामा और मामी रहते थे और दूसरे कमरे में मैं रहती थी और एक छोटा सा स्टोर रूम बना हुआ था जहाँ पर अंगद कभी कभार ठहर जाता था। मुझे सुबह होने का इंतजार था। सुबह मुझे यह बात या तो मामी से पता चलनी थी या फिर मुझे अंगद से पूछनी थी, लेकिन अगले ही सुबह उससे भी ज़्यादा कुछ अजीब हुआ।
जब मैं सोकर उठी तो अंगद घर से जा चुका था और मामी भी खामोशी से घर का काम कर रही थी। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और उनका बिहेवियर देखते हुए भी मैं उनसे कुछ पूछ नहीं सकती थी। सुबह उठते ही मेरा पहला काम सफाई करना था, इसलिए मैं सीधा सफाई करने में बिजी हो गई और मामी के कमरे की सफाई करने के दौरान मुझे वहाँ अदरक का छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ मिल गया था, जिसे मामी किचन से लेकर अपने कमरे में गई थी और मैं सोच रही थी कि मामी अदरक क्यों उठाकर लाई थी। आखिर उस अनजान आदमी को इस अदरक का क्या करना था। फिर मामी ने उस अदरक का इस्तेमाल किया था क्योंकि वह बहुत दबा हुआ था, लग रहा था, खाया नहीं गया था। उसका छिलका भी उतरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका रस निकाल लिया गया है। मैंने सफाई करते टाइम उसे फेंक दिया था और फिर सफाई में बिजी हो गई थी। शाम के टाइम मामी मुझसे कहने लगी, चलो मार्केट चलते हैं, कुछ सामान लाना है। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मामी मुझे अपने साथ मार्केट ले जाती थी, इसलिए मैं अपना दुपट्टा लिया और उनके साथ चल पड़ी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मामी मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं। मामी ने ऑटो रिक्शा किया और हम ऑटो रिक्शे में बैठकर चल दिए। लेकिन उस वक्त मैं हैरान रह गई थी जब रिक्शा वाले ने मार्केट को क्रॉस कर दिया था। मैंने मामी से पूछा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बाजार तो पीछे निकल गई। वह कहने लगी कि दूसरा सामान खरीदना है, इसलिए दूसरे मार्केट जा रहे हैं। उनका बिहेवियर मुझे पहले से कुछ बेहतर लग रहा था और काफ़ी देर बाद हम अजीब से बाजार में पहुंच गए। यहाँ भीड़ भाड़ तो थी, लेकिन लोग काफ़ी अजीब और गरीब मालूम हो रहे थे। हम ऑटो रिक्शा से उतरे तो मामी मुझे किसी दुकान के बजाय बाजार के पीछे बने हुए एक घर में ले गई। एक बड़ी उम्र की औरत ने दरवाज़ा खोला और मामी को देखकर मुस्कुराने लगी। मामी कहने लगी, इसे अपने पास रखो, मैं माल का सही दाम लगवा कर आती हूँ। मैंने मामी को परेशानी से देखा था क्योंकि वह मुझे अपने साथ ले जाने के बजाय यहाँ पर क्यों छोड़कर जा रही हैं। मामी ने मेरा चेहरा देखा तो कहने लगी कि परेशान मत हो, यह भी तुम्हारी मामी ही है, या तुम यहाँ पर बेफिक्र होकर बैठो, मैं कुछ देर में वापस आती हूँ। फिर मामी मुझे छोड़कर वहाँ से पलट गई और उस औरत ने मुझे अंदर ले लिया और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर जैसे जैसे वह मुझे अपने साथ लेकर अंदर जाने लगी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे तो एक अलग ही जगह बनी हुई थी जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े पहनी हुई लड़कियां खड़ी हुई थीं, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थीं। उनके कपड़े, चेहरे पर भरा हुआ मेकअप मुझे एक अलग ही सच्चाई बता रही थी। मैं चलते चलते रुक गई तो एक औरत पलटकर मुझसे कहने लगी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे वापस जाना है, मैं अंदर नहीं जाना चाहती। मेरी बात सुनकर वह औरत जोर से हंसी और कहने लगी, इस दरवाजे के अंदर आने का रास्ता तो है, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी मामी तुमसे जान छुड़वाकर यहाँ से तो चली गई हैं। अब वह कभी वापस लौटकर नहीं आएंगी और ना ही तू कभी यहाँ से लौटकर बाहर जा सकेगी। यह मेरी दुनिया है, यहाँ पर मेरा राज चलता है। तू भी एक औरत है, इसलिए तुझे भी यहाँ पर रहकर मेरा कहना मानना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाया और कहा कि मैं यहाँ पर किसी कीमत पर नहीं रहूँगी और मेरी मामी कुछ ही देर में आती ही होगी। मैं बाहर जाने के लिए जैसे ही पलटी तो उसने पीछे से मेरी कमीज पकड़ ली और कमीज जोर से खींचा, जिससे मेरी कमीज हल्की सी फट चुकी थी। फिर मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और मैं जमीन पर गिर गई। मेरे मुंह से खून निकलने लगा। वह औरत मेरे पास बैठकर कहने लगी कि तेरी मामी तुझे यहाँ बेचकर गई है और अब तू मेरी खरीदी हुई गुलाम है। मैंने तेरी महंगी कीमत दी है तेरी मामी को। चल अब जा और जाकर तैयार हो जा, रात को कस्टमर आएंगे और तुझे भी यहाँ लाइन में खड़ा होना होगा। फिर उसने एक औरत को आवाज़ देकर बुलाया और मुझे उसके हवाले कर दिया। मैं उस और समय हक्का बक्का थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। पिछले 7 साल से मैं अपनी मामी के साथ रह रही थी। वह मेरे ऊपर इतना अत्याचार कैसे कर सकती हैं? मैं चाहकर भी उस औरत पर यकीन नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था
यह एक भयानक सपना है कि कुछ ही देर बाद मेरी आंखें खुलेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यह मेरी बदकिस्मती थी कि यह कोई सपना नहीं था, बल्कि ज़िंदगी का एक कड़वी सच्चाई थी। कुछ देर बाद वह दूसरी औरत मुझे एक अंधेरे से कमरे में ले गई। उसने खूबसूरत पानी बनाया और उसने मुझे स्नान करवाया। मेरे चीखने चिल्लाने रोने धोने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वह कहने लगी, अब खुशी खुशी यह ज़िंदगी स्वीकार कर लो। जो भी है जैसी भी है, यह तुम्हारी ज़िंदगी है, इसलिए इस खुशी खुशी इस काम को आसानी से कर लो, वरना यहाँ से निकलना नामुमकिन है। अब तुम इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। अब तुम समझ लो कि यह काम तुमसे जबरदस्ती कराया जाएगा। यह सब बातें सुनकर मानो मेरा वजूद ही मिट गया था। मैं 18 साल की थी और वह मुझे इस धंधे में उतारना चाहती थी। वह मुझे कमरे की तरफ खींचती हुई ले गई, जहाँ से मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वह कहने लगी, देखो लड़की, मालकिन की बात ना मान रही थी, इसलिए इसे यहाँ पर बंद करके रखा गया है। इस बेचारी को ना खाने को दिया जा रहा है और ना ही पीने को। अगर तुमने भी मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भी ना खाने को कुछ दिया जाएगा और ना ही पीने को। उसके ज़बरदस्ती करने पर मैंने खूबसूरत पानी से स्नान किया था और फिर उसने मुझे दुल्हन की तरह तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ की मालकिन, जिसका नाम सुमित्रा था, वह वापस आ गई। उसने सर से पांव तक मुझे देखा और कहने लगी, तू तो सच में बहुत खूबसूरत है और बड़ी कमाल की चीज़ है। तेरे तो बड़े अच्छे दाम लगेंगे। मैंने तेरी मामी को भी बहुत पैसा दिया है। वही सारा पैसा मैं तेरे शरीर को बेचकर वसूल करूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त आ जाएगा। अब तो मेरी आंखों में से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने उस औरत से पूछा कि मेरी मामी मुझे यहाँ पर छोड़कर क्यों गई। वह जोर जोर से हंसी और कहने लगी कि या तो तुझे मालूम होगा, हम तो बस माल खरीदते हैं। माल हम तक क्यों लाया जाता है यह हमें नहीं मालूम। दूसरी औरत, जिसका नाम मीरा था, मालकिन से कहने लगी कि यह भी अभी छोटी है ना, इसे अभी हमारे काम के बारे में कुछ पता नहीं है। कस्टमर के हवाले करने के बजाय पहले महफिल में नाचने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जब यह कुछ समझदार हो जाए तो इसे किसी अच्छे और महंगे ग्राहक के सामने पेश करेंगे ताकि इसका सही पैसा वसूल हो सके। उस औरत की बात वहाँ के मालकिन को समझ आ गई और वह कहने लगी कि वह ठीक है, इससे नाचने गाने की तैयारी करवाओ। इस बात का हुक्म देते हुए वह खुद कमरे से बाहर निकल गई। वह दूसरी औरत, जिसका नाम मीरा था, मेरे तरफ देखकर कहने लगी कि कुछ दिनों के लिए मैंने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन याद रखो इस दुनिया में आज तक कोई नहीं बच पाया है। कल तुम्हें कस्टमर के पास जाना ही होगा, क्योंकि यही तुम्हारा काम है। मैं भी जब यहाँ लाई गई थी तब आज तक मैं हर रोज़ किसी न किसी कस्टमर के साथ होती हूँ, क्योंकि अब यही मेरी ज़िंदगी है। मैंने यहाँ से भागने की कई बार कोशिश की है, लेकिन यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, जिस पर यहाँ की मालकिन खुद अपने नौकरों के साथ पहरा देती है। इसलिए यहाँ से कभी फरार होने के बारे में मत सोचना, वरना मालकिन तुम्हारी ऐसी हालत देख करेगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। वह औरत मीरा, जिसने मुझे यह सब बात कही थी, वह बहुत ही अच्छी औरत थी, बहुत ही मोहब्बत करने वाली औरत थी। उसकी बोलचाल भी मुझे बहुत पसंद आई थी। बाकी यहाँ तो कोई और ढंग से बात नहीं करता था। वह मुझको प्यार से समझा रही थी, लेकिन मुझे अपनी किस्मत पर बहुत अफसोस हो रहा था कि मुझे कोई नहीं बल्कि मेरी अपनी ही मामी यहाँ पर छोड़ कर गई हैं। और फिर कुछ दिन इसी तरह गुजर गए थे। अब तो रोते रोते मेरी आंखों का पानी सूख चुका था। मैंने मन में ही सोच लिया था कि मामी मुझे लेने के लिए अब कभी नहीं आएंगी। ना जाने उन्होंने मुझसे किस बात का बदला लिया था।
और अंगद ने उनसे आखिर ऐसा क्या कहा था जो मुझे अगले ही दिन मामी इस दुनिया में छोड़कर चली गई थी। मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी कि मेरी मामी ने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया, लेकिन फिलहाल इन सवालों के जवाब देने वाला कोई नहीं था। मीरा जी ने 1 महीने में ही महफिलों में नाचना सिखा दिया था, लेकिन मेरे लिए यह काम बहुत ही मुश्किल था। मैंने सारी जिंदगी अंगद के सिवा किसी को देखा ही नहीं था और ना ही कभी घर की 4 दीवारी से अकेले बाहर निकली थी। यह इतने अनजान आदमियों के आगे अपना जलवा कैसे पेश करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन यहाँ कहीं मेरे कदम नाचते वक्त रुक जाते थे। तभी यहाँ की मालकिन हाथ में पड़ा हुआ डंडा घुमाकर मेरे कमर पर दे मारती थी और सभी लोग इस बात से अनजान होते थे। 5 दिन ही गुजरे थे कि मुझे समझ आ गया था कि अब यही मेरी दुनिया है और मुझे यहाँ की मालकिन के इशारों पर नाचना है। मेरी मजबूरी है। और जिस दिन मैं सही से नहीं नाच करती थी, मेरा खाना पीना बंद कर दिया जाता था और फिर मैं सारा दिन भूख प्यास में तड़पती रहती थी। इसलिए मैंने भी नाचने के बराबर में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। और फिर इसी तरह से 2 महीना और गुजर गया था। एक दिन एक अमीर आदमी कोठे पर चला आया और उसने आते ही सबसे पहले मेरे पाम लगाए थे। वह मुझे 70,000 रुपए की कीमत पर एक रात के लिए खरीदना चाहता था और यह बहुत बड़ी रकम थी। इसलिए वहां की मालकिन तो खुशी खुशी फौरन ही राजी हो गई थी। उसने इस आदमी से 70,000 रुपए ले लिए और उसे एक छोटे से कमरे में भेज दिया और मीरा से कह दिया कि वह मुझे तैयार करके इस आदमी की सेवा में पेश कर दे। यह सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। नाचने को तो मैं अपना चुकी थी, लेकिन अब तक मैं किसी कस्टमर के साथ रात नहीं गुजार रही थी। मीरा मुझे अपने साथ ले गई और अपने हाथों से मुझे तैयार करते हुए कहने लगी कि तुम जितना ज़्यादा शोर करोगी, कस्टमर तुम्हें उतना ही परेशान करेगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम खामोशी से उसके साथ वक्त गुजार कर वापस आ जाओ। मुझसे समझ लो कि वही तुम्हारा पति है और वैसा करने से तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। मीरा मुझे तैयार करते हुए शीशे में मुझे दिखाते हुए कहने लगी कि कभी कभी हमारी खूबसूरती ही हमारे लिए बदकिस्मती बन जाती है। यह तुम्हारा खूबसूरत चेहरा और कोरब शरीर यह तुम्हारे लिए मुसीबत के सिवाय और कुछ नहीं है। अगर तुम इतनी खूबसूरत ना होती तो कोई तुम्हारा दाम भी नहीं लगाता। मैं भी अपनी इस खूबसूरती से तंग आ चुकी हूँ। मैं 42 साल की होने वाली हूँ, लेकिन मेरा खूबसूरत चेहरा और मेरे शरीर की चमक दमक मुझे बूढ़ा नहीं होने देती। कोई ना कोई मेरा दाम लगा ही देता है और फिर मुझे खुद को उसके सामने पेश करना पड़ता है। तुम भी जब तक खूबसूरत हो तब तक तुम्हें यह सब कुछ झेलना ही होगा। मीरा मुझे दिमागी तौर पर तैयार कर रही थी और मेरे आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे बार बार मामी और अंगद की याद सता रही थी। मुझे अब तक इस बात पर यकीन नहीं आया था कि मामी मुझे जानबूझकर यहाँ पर छोड़ गई हैं और इस सब के लिए शायद अंगद जिम्मेदार है। जब मैं पूरी तरह से तैयार हो गई तो मीरा ने मेरी नजर उतारी और कहने लगी कि गहरी सांस भर के कमरे में दाखिल हो जाना और खुद को उस आदमी के हवाले कर देना। मेरे पास भी इसके सिवा और कुछ रास्ता नहीं था, इसलिए मैं इस छोटे से कमरे के अंदर चली गई। अंदर एक लाल बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी से मुझे सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था। मैंने सोचा था कि जाते ही मैं इस आदमी के पैरों में गिर जाऊंगी और उससे कहूंगी कि वह मेरे साथ कोई जबरदस्ती ना करे, मुझ पर रहम करे। मैं उसके पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगूंगी तो हो सकता है मुझ पर तरस आ जाए। वैसे भी मैं कम उम्र की थी और जिस आदमी ने मुझे खरीदा था वह कोई 40 या 45 साल की उम्र का आदमी था। मेरे हिसाब से तो वो मेरे पिता जैसा ही था, मगर मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर आने वाले आदमी भी इतने पत्थर दिल होते हैं। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो मुझे देखकर उस आदमी के चेहरे पर खतरनाक सी मुस्कुराहट आ गई थी। मेरी जैसे ही उसके चेहरे पर नजर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। उसके माथे पर एक बड़ा सा जख्म का निशान था। उसकी एक आंख बिल्कुल पीला हो रहा था और उसकी नजरें मेरे शरीर पर जमी हुई थी। मुझे
सवार हुआ कि मैं वापस बाहर निकलने लगी थी, तभी उसने मुझे पीछे से पकड़कर खींच लिया और कहने लगा कि तेरे इतने महंगे दाम दिए हैं, फिर तू कहाँ भाग रही है। उसके मुंह खोलते ही शराब की बदबू आ रही थी। मैं उसके आगे रहम की भीख मांगने लगी, लेकिन उसे मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया था। वह कहने लगा कि चल अब सीधे तरह से बिस्तर पर आ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों के नखरे। उसने मुझे सीधे बिस्तर पर धक्का दे दिया था और फिर मेरे दिमाग में मीरा की बातें घूमने लगी थी। उन्होंने कहा था कि बिस्तर पर जाने से पहले अपनी नाभि पर अदरक का रस जरूर लगा लेना। उन्होंने एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा मेरे हाथ में दिया था और साथ में कहा था इसका रस तुम जरूर लगा लेना। लेकिन जैसे ही मुझे याद आया, मैंने जल्दी से अदरक के टुकड़े को अपने नाभि पर रखकर धीरे धीरे मसलना शुरू कर दिया था ताकि उसका रस मेरी नाभि पर लग जाए। कुछ ही देर में मैंने पूरा अदरक का टुकड़ा अपने नाभि पर मल लिया था और फिर उसके बाद मेरे साथ वही सब कुछ होने वाला था। वह आदमी सारी रात पूरी तरह से अपने पैसे वसूल कर रहा था। मेरा रोना धोना किसी काम नहीं आया। आदमी तो बिल्कुल ही पत्थर दिल था। उस पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। शायद वह नशे में चूर था या फिर उसे ही इन सब की आदत थी। मेरे लिए एक एक मिनट एक एक साल के बराबर लग रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे रात खत्म नहीं होगी। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब मुझ पर बेहोशी सवार होने लगी थी। अब मैं पूरी बेहोश हो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मीरा मेरे सामने मौजूद थी। वह कस्टमर सुबह होने से पहले ही जा चुका था। मीरा मुझे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। मुझे होश आया तो उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और कहने लगी, बस पहली रात ही मुश्किल होती है, अब तेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मेरे लिए कुछ भी आसान हुआ है। गुजरी हुई रात मुझे बहुत भयानक लग रही थी। मैं होश में आने के बाद भी चिल्ला रही थी। मीरा मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई और सारा दिन मैं बस उसके सीने से लगकर आंसू बहाती रही। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो शायद मुझे यह दिन न देखना पड़ता। पहली बार मुझे यकीन हुआ था कि माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। यह रिश्ते भी सिर्फ दिखावे के ही होते हैं। मैं अपनी मामी को माँ की जगह देती थी। उन्होंने मुझे इस दलदल में ढकेल दिया था। यहाँ मैं अपनी पहचान को भूल चुकी थी। 2 दिन तो खामोशी से गुजर गए थे। फिर तीसरे दिन एक 50 साल का कस्टमर मेरी कीमत लगाने के लिए आया। मैं मालकिन के आगे हाथ जोड़ रही थी कि मुझे अभी यह सब कुछ नहीं करना है, लेकिन उन्होंने मुझे डांट कर मीरा के सामने भेज दिया और उन्होंने मुझे उस आदमी के पास जाने के लिए तैयार किया और साथ ही मेरे हाथ में अदरक भी पकड़ा दिया और कहा कि इसे अपने नाभि पर लगाना मत भूलना। मैंने खामोशी से अदरक मुट्ठी में दबाया और मेरे मरे मरे कदमों से उस कमरे में पहुंच गई। मैं खामोशी से उस दिन बूढ़े आदमी के साथ रात गुजार ली। अब की बार मैंने कोई रोना धोना नहीं किया। मीरा की बात सही साबित हुई थी। जब मैंने शोर शराबा नहीं किया तो कस्टमर ने भी मुझे परेशान नहीं किया। लेकिन बिस्तर पर जाने से पहले मैंने अपनी नाभि पर अदरक का रस लगा लिया था। इस अदरक से आखिर क्या होता था मुझे पता नहीं था। मीरा ने मुझे एक बार भी क्यों नहीं बताया अदरक लगाने से क्या होता है। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब हर दिन मेरे साथ ऐसा ही होता था। मुझे अभी भी अंगद की याद आती थी। क्या उसने मेरे गुमशुदा होने पर अपनी दीदी से कोई सवाल नहीं किया होगा? क्या उसने मुझे कभी नहीं ढूंढा होगा? क्या वह मुझे भूल चुका होगा? बस मैं हमेशा यही सोचती रहती थी। वह कस्टमर चला गया था और मैं खामोशी से मीरा के कमरे में चली गई थी। मीरा मुझे देखकर मुस्कुराई और धीरे से कहने लगी, तुम कस्टमर के पास जाने से पहले अपनी नाभि पर अदरक का रस लगा लेती हो ना? उसकी बात पर मैंने हमेशा की तरह सिर हिला दिया था। मीरा ने कहा कि तुम मेरी बेटी की उम्र की हो। मैं तुम्हें अपनी बेटी ही समझती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इन लोगों से नहीं बचा सकती। तुम्हारी पहचान बदल गई है, इसलिए तुम यहाँ से भागने की भी कोशिश मत करोगी तो यह समाज तुम्हें जीने नहीं देगा, क्योंकि तुम एक धंधा करने वाली औरत बन गई हो। मीरा मुझे हमेशा ही समझाती थी कि अब कभी भी यहाँ से बाहर की दुनिया के बारे में मत सोचना, और मैंने उनकी बातों को अपने दिल और दिमाग में बसा लिया था। ऐसे ही मुझे 10 महीने यहाँ पर रहते हुए गुजर गए। अब तो मैं इस काम की आदी हो चुकी थी। मुझे सिर्फ इतना पता होता था कि कस्टमर मेरा इंतजार कर रहा है और मैं खुद ही अपने आप को तैयार कर लिया करती थी। मैं जो भी
अंगद की दुल्हन बनने के सपने देखती थी। अब हर रात नए नए मर्द की दुल्हन बनती थी। लेकिन हर रात मीरा मुझे अदरक पकड़ाना नहीं भूलती थी और यह जरूर बताती थी कि बिस्तर पर जाने से पहले यह अदरक नाभि पर जरूर लगा लेना। एक दो बार मैंने इसके बारे में मीरा से पूछा कि अदरक में ऐसा क्या है जो आप हर बार मुझे यह दे देती हैं, तो वह कहने लगी कि सही वक्त आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। याद रखना, किसी भी कस्टमर के पास जाने से पहले अदरक का इस्तेमाल जरूर करना। काफी दिनों से मैं देख रही थी कि मीरा बीमार थी, लेकिन वह अपना इलाज नहीं करा रही थी। और वैसे भी हम जैसी औरतों का इलाज मुमकिन कहाँ है। हमारा तो यहाँ कोई अपना ही नहीं है जो हमारी फिक्र कर सके। मेरी फिक्र करने वाली यहाँ पर सिर्फ मीरा ही थी। अगले ही दिन मेरे पास मालकिन आई और कहने लगी कि रात को तैयार रहना, तुम्हारे पास एक कस्टमर आएगा। यह कहकर मालकिन चली गई और मैं तैयार होने लगी, क्योंकि अब मुझे इस दुनिया की आदत हो गई थी। मैं जब पूरी तरह से तैयार हो गई तो मीरा ने मुझे आकर मुझे अदरक का टुकड़ा पकड़ाया। मैं आज सोच में पड़ गई थी कि आखिर मीरा मुझे अदरक क्यों देती है। आज मैं उनसे इस सवाल को पूछ कर ही रहूंगी, लेकिन मुझे कस्टमर के पास जाने के लिए देर हो रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जब वापस आऊंगी तो उनसे ही सवाल का जवाब जरूर पूछूंगी। कस्टमर मेरा इंतजार कर रहा था, इसलिए मैं कस्टमर के पास पहुंची। लेकिन इससे पहले मैंने अदरक के रस को अपनी नाभि पर लगा लिया था। हालांकि मैं इतना जरूर जानती थी कि इस काम के पीछे कोई ना कोई खास बात तो जरूर है। मेरे दिमाग में बार बार अदरक वाली बात घूम रही थी। अगर मुझे कोई इस बारे में बता सकता था तो वह सिर्फ मीरा ही थी। और आज मैंने फैसला कर लिया था कि मैं आज उनसे पूछ कर ही रहूंगी, क्योंकि वह हर बार मुझे अदरक देना नहीं भूलती थी। मैं जैसे ही कमरे में पहुंची तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस कमरे में मौजूद मर्द कोई और नहीं बल्कि अंगद था, जो नशे में चूर बिस्तर पर बैठा हुआ था और मुझे देखते ही एकदम उछल पड़ा और फिर मेरे पास आकर हैरानी से पूछने लगा, हेमा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। मैंने उसे जोर से धक्का दिया और पीछे हटकर कहा कि मैं हेमा नहीं हूँ, मेरा नाम गुलाबो पाई है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं हेमा बनकर अंगद का सामना करती। मेरी इज्जत लुट चुकी थी। सालों से इस कोठी पर मेरी इज्जत नीलाम हो रही थी। अंगद ने आकर मेरे कंधे से पकड़कर मुझे झकझोर दिया और कहने लगा कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मेरी हेमा हो। तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? मुझे तो मेरी दीदी ने यह बताया था कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो। अंगद की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए और फिर मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बताई कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी दीदी ही थी। यह बात सुनकर वह मेरे कदमों में बैठकर रोने लगा और उसने मेरे हर सवाल का जवाब दिया। उसने मुझे बताया कि जब से मेरी दीदी को तुम्हारे और मेरे अफेयर के बारे में पता चला था, तभी से वह तुमसे नफरत करने लगी थी। इसलिए वह अनजान आदमी को अपने फायदे के लिए बुलाती थी, क्योंकि उनके पति तो ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। मुझे उनके इस प्लान के बारे में पता चल गया था, तभी तो मैं तुम्हें दूसरे शहर ले जाने की बातें करता था। लेकिन जब उस दिन हम लोग बातें कर रहे थे तो वह बातें मेरी दीदी ने सुन ली थी और वह आदमी दीदी से मिलने के लिए आता था, क्योंकि वह कोठी का दलाल है। मैं अपनी दीदी की हरकतों को अच्छी तरह से जानता था। जब उनके पति घर पर नहीं होते थे तो वह गैर मर्दों के साथ रिलेशन बनाती थी। यह बात तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं इस बात को जानता था। मैंने अपनी दीदी को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वह लगातार अपने पति को धोखा देती रही और उस दिन भी मैंने उस आदमी को घर से निकलता हुआ देख लिया था। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था और इसी बात पर मेरा और मेरी दीदी का झगड़ा हुआ था। और उसके अगले दिन ही मेरी दीदी ने मुझे बताया कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो। मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे इस बात पर यकीन दिलवा दिया था। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कई जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। उन्होंने अपने पति को भी यही बताया कि आपकी भांजी भाग गई है और फिर मुझे भी यही लगने लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया। और यह सब कहते हुए वह रोने लगा और बोला, मैं तुमसे तुम्हारी मामी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हारी मामी बहुत बीमार हैं
और बिस्तर पर पड़ी हुई हैं। उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है और यह सब कुछ उसके साथ इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने एक बिन मां की बच्ची को सताया। अपनी गलती छुपाने के लिए उन्होंने तुम्हें इस कोठे पर भेज दिया। अंगद रोते हुए मुझसे माफी मांगने लगा था कि उसने मुझे ज्यादा ढूंढने की कोशिश भी क्यों नहीं की। अंगद मुझे अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा, लेकिन मैंने उसे साफ इनकार कर दिया। तो वह धीरे से बोला, हेमा, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे शरीर से नहीं, इसलिए मेरी मोहब्बत की कदर कर लो और चलो मेरे साथ। उसकी यह सब बातें सुनकर मुझे पता चल गया था कि अंगद जैसा प्यार करने वाला किसी को मिल जाए ना, तब वह दुनिया की हर ताकत से लड़ सकती है। और फिर हम दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे और थोड़ी देर बाद हम उस जगह से दूसरी जगह जाने लगे। लेकिन जाने से पहले एक बार मैं मीरा से मिलना चाहती थी, इसलिए मैं उसके कमरे में चली गई। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में आई तो यह देखकर हैरान रह गई कि मीरा बेहोश जमीन पर पड़ी हुई थी। मैंने उसको छूकर देखा तो उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। शायद वह इस दुनिया से जा चुकी थी। यह देखकर मेरे होश उड़ गए थे और मेरी आंखों से फूट फूट कर आंसू निकल रहे थे। मैं मीरा को अपना सब कुछ मानती थी और आज वह मुझे इस दुनिया में से छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन उनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था। और उसने एक लेटर भी लिख कर रखी हुई थी जिस पर उनकी पूरी कहानी लिखी थी कि वह किस तरह से इस कोठे पर आई थी और उन्होंने किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारी थी। और साथ ही लेटर पर यह भी लिखा हुआ था कि इस अदरक के रस को नाभि पर लगाने से क्या होता है। दरअसल इस अदरक के रस को नाभि पर लगाने से औरत कभी प्रेग्नेंट नहीं होती, वह कभी गर्भवती नहीं होती और वह तरह तरह की बीमारियों से दूर रहती है। मीरा को यह सब कुछ बताने वाला कोई और नहीं था, इसलिए वह इतनी जल्दी बीमार हो गई। लेकिन जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने यह नुस्खा मुझ पर आजमाना शुरू कर दिया। उन्हें मेरी सेहत की बहुत फिक्र रहती थी, इसलिए वह हर बार मुझे अदरक पकड़ाना नहीं भूलती थी। फिर अफसोस की बात यह थी कि मीरा इस दुनिया से जा चुकी थी। अंगद मुझे कहने लगा, मैं रात होते ही तुम्हें अपने साथ यहाँ से लेकर चला जाऊंगा, नहीं तो यहाँ के लोग तुम्हें यहाँ से बाहर जाने नहीं देंगे। जैसे ही रात हुई मैं अंगद के साथ बाहर निकल आई और दूसरे शहर जाकर हम दोनों ने शादी कर ली और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। अंगद ने अपनी दीदी को छोड़ दिया था और उस गांव को भी छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ के लोग हमें चैन से जीने नहीं देते, इसलिए हम शहर में आकर अपनी जिंदगी गुजारने लगे। और आज मैं और अंगद साथ में बहुत खुश हैं। अंगद जैसा इंसान शायद इस दुनिया में बहुत ही कम होंगे जो सब कुछ जानने के बावजूद भी मुझ जैसी लड़की को अपनाया था, मुझ जैसी लड़की से शादी किया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।